प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांचौर की यूट्यूब चैनल पर संचालित ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। क्लास बीएससी पार्ट 3 के सब्जेक्ट्स बॉटनी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे वाटर रिलेशन इन प्लांट सेल का अगला टॉपिक। इसी टॉपिक से अभी तक हम पढ़ चुके हैं जल का पादप कोशिका में महत्व एवं जल के भौतिक गुण, विसरण, उसके प्रकार और उसका महत्व, परासरण, उसका प्रकार, महत्व और परासरण तथा विसरण क्रिया के द्वारा पादप कोशिका में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के दाब और उन दाबों के मध्य संबंध जो डीपीडी, ओपी और टीपी के मध्य पड़ा था। इसके अतिरिक्त एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था जल विभव, वाटर पोटेंशियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वाटर रिलेशन इन प्लांट सेल का सबसे लास्ट टॉपिक जिसे कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस अथवा जीवद्रव्य कुंचन। तो आज हम पढ़ेंगे जीवद्रव्य कुंचन की प्रक्रिया। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पूर्व के वीडियोज को जरूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक या चैप्टर पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ में लाइक करना व शेयर करना न भूलें। तो हम अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं प्लाज्मोलाइसिस या जीवद्रव्य कुंचन। हिंदी में उसको नाम देंगे जीवद्रव्य कुंचन। विद्यार्थियों, हमने दो प्रकार की प्रक्रिया पादप कोशिका में जल के बहिर्गमन अथवा अंतर्गमन से संबंधित पड़ी। एक प्रक्रिया थी, उसका नाम था विसरण अथवा डिफ्यूजन। जब जल के अणु या विलायक या किसी पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मुक्त रूप से प्रवाहित होते हैं, गमन करते हैं, तो उस क्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। और उसी के साथ साथ में हमने पढ़ा था परासरण। जब किसी पदार्थ के अणु परमाणु आयंस अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और किसी झिल्लीबद्ध संरचना के द्वारा प्रवाहित होते हैं, पारगमित होते हैं या आवागमन करते हैं, तो इस क्रिया को नाम देते हैं परासरण क्रिया। परासरण क्रिया दो प्रकार की होती है, अंतःपरासरण और बहिर्परासरण। परासरण क्रिया को प्रेरित करने वाले जो विलयन थे वो तीन प्रकार के थे। कौन कौन से थे? एक विलयन का नाम था अतिपरासरणीय या अतिपरासरणीय विलयन। दूसरा जो विलयन था उसको नाम दिया था हमने अल्प परासरी। और तीसरे प्रकार का विलयन जो हमने पढ़ा था वो था समपरासरी। थोड़ी सी जानकारी हम वापस ले लेते हैं। परासरणीय विलयन अति, अल्प और सम। जब किसी विलयन की सांद्रता कोशिका विलयन की सांद्रता से अधिक होती है, फलस्वरूप ऐसे विलयन में कोशिकाओं को रखने पर बहिर्परासरण की क्रिया प्रेरित होती है, तो उस विलयन को नाम देते थे अतिपरासरणीय अथवा अतिपरासरणीय विलयन। जब किसी विलयन की सांद्रता कोशिका रस की तुलना में कम होती है, जिसके फलस्वरूप अंतःपरासरण की क्रिया प्रेरित होती है, तो उसको नाम देते थे अल्पपरासरण। और जब किसी विलयन की सांद्रता कोशिका रस अथवा कोशिका द्रव्य की सांद्रता के समान होती है, तो उसको नाम देते थे समपरासरी अथवा समपरासरणीय विलयन। हम बात करें अतिपरासरणीय विलयन की। जब किसी कोशिका को अतिपरासरणीय विलयन में रखते हैं
तो होना क्या चाहिए, बहिर्प्राशन की क्रिया होगी और बहिर्प्राशन के फलस्वरूप जल कोशिका से बाहर निकलेगा, फलस्वरूप वो स्फीति अवस्था से सल्त अवस्था में आ जाती है। कोशिका का आकार आयतन कम हो जाता है, जिसके कारण वो सल्त अवस्था में अथवा सिकुड़ जाती है। क्या ये सिकुड़ने की प्रक्रिया सीधे ही हो जाती है या इसके बीच में कोई स्टेज आती है? आने का तात्पर्य ये हुआ कि जब हम किसी कोशिका की संरचना को पढ़ते हैं तो इसमें सबसे बाह्य जो परत होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के अंतर्गत सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें साइटोप्लाज्मा पाया जाता है। साइटोप्लाज्मा के साथ साथ एक बड़ी सी वैक्यूल्स या रिक्तिका पाई जाती है और एक किनारे की ओर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये वैक्यूल्स बड़ी है। हमें ये पता है कि जब कोशिकाओं को किसी विलय में रखते हैं तो अंतःप्राशन की क्रिया यदि हो रही है तो जल बाह्य वातावरण से रिक्तिका में प्रवेशित होता है और रिक्तिका की झिल्ली पर दबाव डालती है। फलस्वरूप ये झिल्ली जीवद्री पर दबाव डालती है और ये जीवद्री का दबाव जब कोशिका कला तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पड़ता है तो वो धीरे धीरे फैलना प्रारंभ होता है। इसी अवस्था को स्फीति अवस्था का नाम दिया जाता है। जब किसी कोशिका को अतिप्रासनीय विलयन में हम रखते हैं, कौन से विलयन? अतिप्रासनीय। उस स्थिति में जल बाहर निकलता है और बाहर निकलने का कोशिका सिकुड़ना प्रारंभ होगी। प्रारंभ कहाँ से होगा? तो ऐसी स्थिति में, कैसी स्थिति में? जब हम किसी कोशिका को हाइपरटोनिक विलयन में अथवा अतिप्रासरी विलयन में रखते हैं, उस कंडीशन में जीव द्रव्य अथवा रिक्तिका से जल बाहर निकलना प्रारंभ होता है। इस क्रिया को बहिर्प्राशन के नाम से जानते हैं। अर्थात बहिर्प्राशन के कारण जल रिक्तिका से बाहर निकलेगा। रिक्तिका धीरे धीरे छोटी होगी। रिक्तिका की झिल्ली द्वारा जीवद्रव्य पे जो दबाव लगाया जाता था वो भी कम होगा। फलस्वरूप कोशिका कला धीरे धीरे अंदर की ओर सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात स्फीति से सल्त अवस्था में आना प्रारंभ होगी। और जब ये अत्यधिक मात्रा में बहिर्प्राशन हो जाता है तो जल पूर्ण रूप से बाहर निकलने का रिक्तिका बिल्कुल छोटी हो जाती है। फलस्वरूप धीरे धीरे जीवद्रव्य कोशिका भित्ति को छोड़ते हुए कोशिका के मध्य या एक किनारे पर एक छोटे से समूह के रूप में विन्यासित हो जाता है। तो ये लास्ट स्टेज थी, ये इसकी प्रारंभिक स्टेज हुई। इस क्रिया को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। क्या परिभाषा होगी इसकी? जब किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो एक्टोऑस्मोसिस के कारण रिक्तिका से जल बाहर निकल जाता है। फलस्वरूप जीवद्रव्य धीरे धीरे संकुचित हो जाता है या जीवद्रव्य कोशिका भित्ति को छोड़ करके संकुचित होकर के कोशिका के किनारे पर व्यवस्थित हो जाता है। इस क्रिया को नाम देंगे जीवद्रव्य कुंचन अथवा प्लाज्मोलाइसिस। जीवद्रव्य कुंचन की प्रक्रिया कितने प्रकार से होगी? तो सबसे पहली स्टेज के अंदर हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बड़ी सी रिक्तिका है, तो उसके चारों तरफ जीवद्रव्य पाया जाता है जो लगभग कोशिका भित्ति से जुड़ा हुआ है। दूसरी स्टेज में प्रारंभिक कंडीशन में आ रहा है, जब कोशिका को रखा ही था हमने अतिप्रासरी विलयन में, उस स्थिति में जीवद्रव्य कोशिका भित्ति को छोड़ना प्रारंभ होता है और छोड़ करके धीरे धीरे केंद्र की ओर संकुचित होना प्रारंभ होता है। इस प्रारंभिक स्थिति को सीमाकारी जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। कौन सा कहेंगे? सीमाकारी जीवद्रव्य कुंचन। जब कोशिका भित्ति को जस्ट छोड़ना ही प्रारंभ हुआ, उसके बाद में और अधिक देर तक कोशिका को यदि हम उसी विलय में रखते हैं तो रिक्तिका से जल बाहर निकलने का जीवद्रव्य धीरे धीरे केंद्र की ओर या मध्य भाग की ओर संकुचित होना प्रारंभ होता है, यानी कोशिका भित्ति को छोड़ देता है। इस स्थिति को हम प्रारंभिक
जीवद्रव्यीय कुंचन कहते हैं इनिशियल स्टेज में, और यह है लिमिटिक प्लाज्मोलाइसिस। और अधिक तक उसी कोशिका को उसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है, तो संपूर्ण जीवद्रव्य की रिक्तिका से जल बाहर निकलने का जीवद्रव्य संकुचित हो जाता है और कोशिका के एक भाग के अंतर्गत स्थित हो जाता है। इसको एविडेंट या जीवद्रव्य कुंचन की लास्ट स्टेज नाम देंगे, जीवद्रव्य कुंचन। तो ये 3 स्टेज में प्रारंभ होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज में। जीवद्रव्य कुंचन अथवा प्लाज्मोलाइसिस की इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम रोयोडिस कलर अथवा रोयोडिस ट्राइकलर नामक प्लांट की एपिडर्मल सेल लेते हैं। कौन सी कोशिका लेंगे? एपिडर्म। लीफ है, इस लीफ की विशेषता ये होती है कि इसकी निचली सतह पर सामान्य तौर पर एपिडर्मिस कोशिका में पिंक अथवा पर्पल रंग के वर्णकीय कणिकाएं उपस्थित होती हैं, जिसके फलस्वरूप लीफ की एक सतह का रंग या सामान्य तौर पर दोनों सतह का रंग पिंकिश अथवा पर्पल कलर का होता है। तो जब हम एपिडर्मिस कोशिकाओं को निकालते हैं तो ये एक कोशिका एपिडर्मिस कोशिका, इसमें वर्णकीय जीवद्रव्य के अंदर वर्णक सामान्य रूप से विशिष्ट होता है, इसलिए पूरी कोशिका कैसे रंग की दिखाई देगी? हमें पर्पल कलर की दिखाई देगी। हम एक तेज धार के चाकू की सहायता से एपिडर्मिस को हटा देते हैं और एपिडर्मिस की इन कोशिकाओं को किस में रखेंगे? हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर इसकी कोशिका भित्ति पारगम्य होने के कारण इस कोशिका की रिक्तिका से जल निकलना प्रारंभ हो जाता है, जिससे जीवद्रव्य धीरे धीरे संकुचित होकर के किनारे भाग पर स्थिर हो जाता है। स्पष्ट रूप से दिखेगा। हमने इसी प्लांट को क्यों लिया? क्योंकि इसकी एपिडर्मिस के अंदर वर्णक पाए जाते हैं और वर्णक के कारण उसके जीवद्रव्य में होने वाला परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या दिखाई देगा? जो परिवर्तन हो रहा है वो हमें माइक्रोस्कोप में आसानी से दिख सकता है। जब ये जीवद्रव्य पूर्ण रूप से फैला हुआ तो पूरी कोशिका है वो पिंकिश या पर्पल कलर की दिखाई देती है, लेकिन प्लाज्मोलाइसिस के बाद में जब जीवद्रव्य पूर्ण रूप से संकुचित हो जाता है तो वर्णक इसी क्षेत्र में है, बाकी भाग रिक्त है, तो आपको इस भाग पर ही पर्पल कलर अथवा पिंकिश कलर दिखाई देता है। तो हम ऑब्जर्वेशन आसानी से कर सकते हैं। और रोयोडिस कलर प्लांट की एपिडर्मिस में पर्पल अथवा पिंकिश कलर के वर्णक पाए जाने के कारण जीवद्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस क्रिया को आसानी से ऑब्जर्व किया जाता है, इसलिए इस प्लांट की लीफ को प्रयोग के लिए प्रयुक्त करते हैं। अब आती है बात कि जब जीवद्रव्य कुंचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो ये जीवद्रव्य किस रूप में संकुचित होगा? ये प्लाज्मोलाइसिस के प्रकार की श्रेणी में हम उसको पढ़ते हैं। तो प्रकार की कंडीशन जब देखते हैं तो या तो जीवद्रव्य कुंचन होने के बाद में वो मून लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। मून लाइक का मतलब कैसा होगा? चंद्रमा की आकृति का। इस स्थिति को हम उसको कॉनकेव प्लाज्मोलाइसिस नाम देते हैं। प्लाज्मोलाइसिस। जीवद्रव्य कुंचन के बाद में जीवद्रव्य किस रूप में दिखाई देगा? चंद्रमा की आकृति के आकार पर, या फिर वो उत्तराकार संरचना में परिवर्तित हो जाता है, उभय उत्तल जैसी, तब उसको नाम देते हैं कॉन्वेक्स टाइप। तो सामान्य तौर पर प्लाज्मोलाइसिस क्रिया के बाद में साइटोप्लाज्मा आकृति धारण करता है और वो 2 प्रकार की हो सकती है। जिस कोशिका में प्लाज्मोलाइसिस की प्रक्रिया हुई है उस कोशिका को प्लाज्मोलाइसिस सेल या जीवद्रव्य कुंचित कोशिका कहेंगे। जीवद्रव्य कुंचित कोशिका। क्योंकि जीवद्रव्य कुंचन की प्रक्रिया में जीवद्रव्य संकुचित हो जाता है, इसलिए
इस झिल्ली पर दबाव कम लगने का ये धीरे धीरे संकुचित होना प्रारंभ होता है, फलस्वरूप कोशिका का आकार भी छोटा हो जाता है या इसका आयतन कम हो जाता है। इसमें इस जीवद्रव्य कुंचित कोशिका का जब हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें तो इसमें क्या है कि ये एक सेल वॉल है। हालांकि सेल वॉल कोई ज़्यादा परिवर्तित नहीं हुई, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, लेकिन जीवद्रव्य पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है, संकुचित हो चुका है। तो इस जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में पाए जाने वाले इस साइटोप्लाज्मा जिसके चारों तरफ झिल्ली पाई जा रही है, उपस्थित है, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? इसको जीवद्रव्य कुंचित में कुंचित जीवद्रव्यों को क्या नाम दे सकते हैं? क्या नाम आ सकता है? इसको नाम देंगे प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट की परिभाषा क्या होती है? विदाउट सेल वॉल प्लांट सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। कोशिका भित्ति विहीन पादप कोशिका क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, इस जीवद्रव्य के चारों तरफ कोशिका कला तो है, लेकिन कोशिका भित्ति इसमें नहीं है, कोशिका भित्ति दूर स्थित है, तो हम इसको प्रोटोप्लास्ट कह सकते हैं। अब यदि इस जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को मैं पुनः हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखूं, किस में रखूं? अति के स्थान पर अल्प पराश्रय विलयन में, तो क्या होगा? डेफिनेट धीरे धीरे इसमें जल वापस प्रवेशित होना प्रारंभ होगा, जिसके कारण जीवद्रव्य धीरे धीरे फूलना प्रारंभ होकर के अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। मूल अवस्था कौन सी होगी? स्टेज नंबर फर्स्ट आ जाएगी। इस अवस्था को, जिसमें जीवद्रव्य कुंचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, पुनः वापस उल्टा होकर के अपनी सामान्य अवस्था में आ रहा है, इस क्रिया को नाम देते हैं जीवद्रव्य विकुंचन। कौन सा कहेंगे? जीवद्रव्य विकुंचन अथवा डी प्लाज्मोलाइसिस। प्रोसेस कैसे होगी? जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को अति अल्प पराश्रय विलयन में रखने पर अंतःपरासन की क्रिया के फलस्वरूप जीवद्रव्य पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। इस क्रिया को नाम देते हैं जीवद्रव्य विकुंचन। तो विद्यार्थियों, जीवद्रव्य कुंचन तथा प्लाज्मोलाइसिस की सामान्य जानकारी के बाद में अब हम पढ़ते हैं कि इस क्रिया का पादप कोशिका में अथवा सामान्य दैनिक जीवन में महत्व क्या है। जीवद्रव्य कुंचन जो जीवित कोशिकाओं में संपन्न होती है का महत्व क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस का पहला देखिए, ये केवल लिविंग सेल के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली क्रिया है। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कोशिका जीवित हैं और ये कोशिका निर्जीव हैं। केवल किसके द्वारा? जीवित कोशिका द्वारा। निर्जीव कोशिका द्वारा इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि निर्जीव कोशिका या मृत कोशिका में जीवद्रव्य मृत होता है। दूसरा, कोशिका कला की अडपारगमी सेमी परमेबिलिटी और सेल वॉल की परमेबिलिटी प्लाज्मोलाइसिस के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। तीसरा कार्य क्या हुआ? इसका इंपॉर्टेंट महत्व क्या है? कोशिका में अंतःप्राशन और बहिःप्राशन प्लाज्मोलाइसिस क्रिया के द्वारा एक्टोऑस्मोसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस द्वारा एंडोऑस्मोसिस क्रिया का प्रदर्शन किसी सेल द्वारा आसानी से किया जा सकता है। आर्थिक महत्व के तौर पर मांस, मछली और अचार को सुरक्षित रखने के लिए उसमें लवण युक्त विलयन मिलाया जाता है या इनको लवणीय विलयन के अंदर डुबो कर रखते हैं, तथा मुरब्बे जैसे खाद्य पदार्थ को चाशनी द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। चाशनी की अधिक सांद्रता और साल्टिंग जिसमें लवणों की सांद्रता अधिक है, तो ये दोनों ही विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के रूप में कार्य करते हैं, जिसके कारण इन खाद्य पदार्थों में विकसित होने वाले कवक अथवा जीवाणु प्लाज्मोलाइसिस क्रिया के द्वारा निष्क्रिय हो जाते हैं
जब जीवद्रव्य उसका निष्क्रिय हो जाता है, वो सेल्स खुद निष्क्रिय हो जाती है, उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है, फलस्वरूप रिप्रोडक्शन या इसकी ग्रोथ नहीं होने का ये खाद्य पदार्थ आसानी से सुरक्षित रखे जाते हैं। इसलिए मुर्गे को किस में रखेंगे? डुबो कर रखेंगे, सासनी के अंतर्गत अथवा अचार के अंतर्गत सिट्रिक अम्ल की मात्रा जैसे या फिर लवणों की मात्रा अधिक रखी जाती है। खेत में उगे हुए खरपतवार, मुख्य रूप से चौड़ी पत्ती युक्त खरपतवार को नष्ट करने के लिए या तो हम उसको उखाड़ करके फेंकते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, लेबर ज़्यादा लगेगी, पैसे ज़्यादा लगेंगे। और इसके स्थान पर सांद्रित विलयन, चाहे कोई भी हो, उस विलयन को यदि हम पत्तियों के ऊपर, उसके पौधे के ऊपर छिड़के, खरपतवार के ऊपर छिड़के, तो छिड़काव करने से होगा क्या कि वो विलयन सांद्रित होने के कारण उन कोशिकाओं से जल को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करेंगे, अर्थात एक्टोऑस्मोसिस क्रिया को प्रेरित करेंगे। कोशिका संकुचित हो जाने के कारण उसकी फोटोसिंथेसिस की क्रिया और रेस्पिरेशन की क्रिया मंद हो जाती है या प्रभावित हो जाती है, फलस्वरूप पादप कोशिका मरना प्रारंभ होती है। इसी कारण खरपतवार कुछ ही समय के बाद में नष्ट हो जाता है। तो किसी भी प्रकार के सांद्रित विलयन और मुख्य रूप से खरपतवार नाशक पदार्थों के छिड़काव करने से खरपतवार को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। तो खरपतवार नाशक विलयन खरपतवार को नष्ट करने में प्रयुक्त होते हैं। तो इस क्रिया के लिए जो प्रक्रिया उत्तरदायी है वो कौन सी है? जीवद्रव्य कुंचन प्रक्रिया। यदि प्लाज्मोलाइसिस नहीं होता तो कोशिकाओं के नष्ट होने की संभावना कम होती थी। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हमने अपने इस टॉपिक प्लांट रिलेशन इन वाटर रिलेशन इन प्लांट सेल के संदर्भ में हमने पढ़ा है प्लाज्मोलाइसिस अथवा जीवद्रव्य कुंचन की प्रक्रिया। अगले टॉपिक में फिर हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे वाटर रिलेशन प्लांट सेल का अंतिम टॉपिक जिसको नाम देते हैं अंतःशोषण। टॉपिक को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें जिससे टॉपिक कंप्लीट हो सके। थैंक यू।